यार ज़रा सा ऐड दे दो कोई जॉब का, फिर देखो रेज्यूमेस की भरमार लग जाती है। क्या करें यार, इसकी स्क्रूटनी कैसे करेंगे इतनी सारी। हाँ, हल है मेरे पास, डस्टबिन। चलो देखते हैं अब। हाँ जी, हैं ये कैसी रेज्यूमी यार, बिल्कुल अखबार लग रहा है ये तो। ट्रैश। चलो ये देखते हैं, इतनी छोटी लग रहा है, 4 लफ्ज़ से ज़्यादा लिखना ही नहीं आता। ट्रैश। ये देखते हैं, अरे इतने एक्सपीरियंस आदमी यार, लेकिन इसको तो बिल्कुल ही कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं आती। ट्रैश। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त रेज्यूमी बनी हुई है यार। लग रहा है इसने सर सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह से सीखा है सीवी बनाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्क्रीन की एक साइड पर क्यों खड़ा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से काम कर रहा था एक ख़ास वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, और वो ये थी कि किस तरीके से हम अपनी रेज्यूमी तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से सीवी लिखी जाती है। और उसके लिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में सोचूं, और जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में समझ लिया अपनी रेज्यूमी सबमिट कराई या लोगों से सीखता चला गया, अपने सीनियर्स से, उसके अलावा पहले इंटरव्यूज़ देता था फिर लेने लगा, तो उन तमाम एक्सपीरियंस को एक जगह इकट्ठा करना मेरे लिए मुश्किल था। बहरहाल काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मैंने कुछ नोट्स तैयार किए और ये सोचा कि आसान भी हो और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फ्रेश हैं, चाहे आप जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सबके लिए काम आएगा ये फॉर्मेट। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बिल्कुल कंसाइज करके आपके लिए निकाले, उसको बहुत गौर से समझिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। उसके अलावा आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है। अगर इस सीवी बनाने से रिलेटेड या और भी अगर आपको मेरी वीडियो से किसी रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा, या कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। एनीवे, तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है रिसर्च से रिलेटेड। देखिए इंसान की कोशिश होती है कि उसकी जो रेज्यूमी हो वो इम्प्रेसिव हो, और जो वो ड्रीम जॉब हासिल करना चाहता है ना, उसके लिए वो सुटेबल हो और जो है वो अट्रैक्ट करे इंटरव्यू लेने वाले के लिए। तो इसमें हम पहला पॉइंट रिसर्च से रिलेटेड जो है मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर की जाती है रेज्यूमी को, और तीसरा पॉइंट ये होगा कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो रिक्रूटर्स होते हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं आप। और आखिरी पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट किस तरीके से ऐड की जाती है रेज्यूमी के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम स्टार्ट करते हैं वो है रिसर्च से रिलेटेड। देखें, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम बग़ैर रिसर्च के अपनी रेज्यूमी तैयार करते हैं और वो हर जगह फेंकना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, देखें मिसाल के तौर पे आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, अकाउंट्स की या फाइनेंस की या सेल्स की, उसी जॉब से रिलेटेड आप पहले सर्च करें कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं बेशुमार मार्केट में, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस में। जब आप वो सर्च करेंगे तो उसमें जो है वो कुछ ना कुछ लिखते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ऐसे स्किल्स चाहिए, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो उनको आपने सर्च करना है कि यार मैं अकाउंट्स में अप्लाई करने जा रहा हूँ या किसी भी फील्ड में, तो जो मार्केट में लोग मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो कौन सी स्किल्स मांग रहे हैं, कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वक्त। ये है रिसर्च। और ख़ास तौर पे आपने वो रिसर्च क्या करनी है, उसमें आपने देखना है कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक हो, और ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं और आप सर्चिंग कर रहे हैं जो है वो किसी एफएमसीजी कंपनी के लिए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें जो मेन चीज़ें आपने देखनी है, मैंने इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक स्किल्स का आपको बताया। दूसरा, अगर कोई आईटी सिस्टम नॉलेज से रिलेटेड है तो उसका ध्यान रखना है, लैंग्वेजेस का ध्यान रखना है, और क्वालिफ़िकेशन का भी ध्यान रखना है। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद जब आपके पास तमाम मवाद जो है वो जमा हो जाएगा, फिर उस लिहाज से आपने अपनी रेज्यूमे में उसको ऐड करना है। जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो भी सुन लीजिए। होता क्या है कि हम लोग जो है वो ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ रेज्यूमे में लिखा होता है कम्युनिकेशन।
अबे भाई उसको कोई परवाह नहीं है आपकी सॉफ्ट स्किल से कि आपकी, वो आपसे जब बात करेगा ना तो देखेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, या टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो चीज़ें हैं जो कि वो दरियाफ्त करेंगे आपके अंदर। वो सिर्फ आपके लिखने से जो है उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आपने लिख दिया तो वो मान लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ, देखिए एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे पे जो है ना हार्ड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंसान बहुत कुछ लिख देता है, उस पर कोई जो है ध्यान नहीं देता। आपने हार्ड स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो है स्ट्रक्चरिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। जो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक चीज़ें जमा की हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकल मार्केट में देख रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात क्या है, मैंने देखा है लोग गलती करते हैं, अपनी रेज्यूमे PDF फॉर्मेट में भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देखें, इंटरनेशनली या तो वर्ड पर या फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर आपने बनानी है रेज्यूमे। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो फॉर्मेट्स हैं, इसके ऊपर आपने बनानी है। दूसरी चीज़, प्लीज़ कोई रंग बिरंगे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ब्लैक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। कोई जो है आपको बिल्कुल ही लाल और दूसरे पीले नीले ऐसे कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल ना करें, वो बिल्कुल ऑड लगते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ उसकी लेंथ। इसमें देखें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो मार्केट इस वक्त मैं प्रैक्टिस की आपको बात बताऊं तो 2 पेजर मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी। 2 पेज में आपकी रेज्यूमे बन जानी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा, आराम से ईजिली बन जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बता दी हैं इसकी। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, हेडिंग्स भी मैं इसमें आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें उनकी आपने हेडिंग्स जो है ना वो थोड़ी सी बोल्ड रखनी है, या उसका फ़ॉन्ट आप 1 या 2 बढ़ा भी सकते हैं, ताकि हेडिंग्स जो है वो आपके वाजे हो जाएं रेज्यूमे के ऊपर कि किस तरीके से हेडिंग्स है और किसके अंदर आपने क्या लिखा है। अच्छा, अब उसके बाद शुरू करते हैं। मैं पहले आपको सिर्फ इसके पार्ट्स बताऊंगा, फिर उन पार्ट्स की तफसील भी बताऊंगा। तो आराम से बिल्कुल तसल्ली रखें और इसको बिल्कुल समझते जाएं और बिल्कुल इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो जो सबसे पहला पार्ट है रेज्यूमे का, उसमें आपने अपना पर्सनल डाटा देना है, ठीक है। जो पर्सनल डाटा देना है, उसके बाद जो होगा आपकी दूसरी हेडिंग, वो आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल होगा। ये प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या है ये भी मैं आपको आगे आके बताऊंगा। तीसरा जो है वो आपकी कोर स्किल्स है। कोर स्किल्स के बाद जो है वो आपकी आती है कैरियर की समरी, यानी कि आपका एक्सपीरियंस। और सबसे आखिर में जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो, यानी कि एजुकेशन, आपने वो मेंशन करनी है। ये सबसे आपने आखिर में मेंशन करनी है। अब हम जो है एक काम करते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बड़ी क्विकली बता दी, इन सबको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, कैरियर समरी को मैं तफसील में जाने से पहले ये भी कह दूँ, मैं मिस कर गया कि वहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। अब तो चले पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है। अब देखें, इसमें समझें यार, आप शादीशुदा हो नहीं हो, उसको जॉब देने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपकी तस्वीर कैसी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। और आपका जो है वो कोई चैनल है या कोई आपके फेसबुक है या और कोई चीज़ें, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ें आपने इसमें लिखनी है, सबसे पहले आपने ऊपर जो है एक ऐसी हेडिंग देनी है अपने नाम के साथ। आपने अपना नाम लिखना है और उसके साथ क्या लिखना है। मिसाल के तौर पे आप फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई टाइटल लिख सकते हैं अपने साथ। आप अगर फाइनेंस के ऑफिसर हैं वो लिख दीजिए, या फिर जो है आप सेल्स में हैं तो सेल्स का लिख दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि उसको ऊपर ही मेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने दूसरी चीज़ जो देनी है, आपने सिर्फ अपना जो है ईमेल एड्रेस देना है, ख़ास तौर पे टेलीफोन नंबर देना है और लोकेशन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये इनफ है, गुड इनफ है। मैंने देखा है लोग अपना एड्रेस में भी पूरा एड्रेस लिख देते हैं। भाई सिर्फ सिटी और कंट्री लिख दो, काफ़ी है। उसके अलावा जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे और पता नहीं पड़ोसी का नंबर लिख देंगे। भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको बता दिया हेडिंग में क्या करना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसके अंदर देखें ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि एक्साइट क्रिएट करता है और जो है वो मजबूर कर देता है आपको, आपकी रेज्यूमे देखने वाले को, कि वो पूरी रेज्यूमे के ऊपर किस एंगल में किस माइंडसेट के साथ जाता है। ख़ास तौर पे ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें जो है ना ये 5 से 10 लाइन तक का आप लिख सकते हैं और इसके अंदर आपने ख़ास तौर पे ऐसे वर्ड यूज़ मत कीजिएगा कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। ओ भाई, अल्लाह का वास्ता, आपके बोलने से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है ना। और आई एम अ टीम प्लेयर, इस तरह की बातें जो है ना वो इंटरव्यू में की जाती हैं, बातें की जाती हैं सीवी पे जो है ना वो, इससे आपका जो स्पेस है वो ज़ाया होता है। इसमें आपने ख़ास तौर पे अपनी अचीवमेंट्स लिखनी होती हैं,
जो मेन अभी तक जितना भी आपका करियर गुजरा है ना, उन सब की अचीवमेंट और सिर्फ ऑन डिमांड चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं ताकि जो है वो अट्रैक्ट कर जाएं शुरू में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शुरू की हेडिंग। उसके बाद जो है आपकी आ जाती है कोर स्किल्स। देखिए कोर स्किल में याद रखिएगा, आपने जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना आपकी और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, सिर्फ उसको वर्डिंग्स में ऐसे 3 कॉलम बना दीजिएगा, 3 ताकि स्पेस बचे, और 3 कॉलम बना के वो मेन आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी फाइनेंस की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने उससे रिलेटेड कुछ वर्ड लिख दिए, आप सप्लाई चेन के लिए जा रहे हैं, सेल्स के लिए जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यूएबल और आप समझते हैं कि जॉब से रिलेटेड कोर स्किल है, सिर्फ वो आपने 3 कॉलम बना के यहाँ पे वो लिख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद का जो करियर समरी की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि ये अभी पहली हेडिंग हो गई आपकी इंफॉर्मेशन की, दूसरी प्रोफेशनल प्रोफाइल की और तीसरी कोर स्किल की। अब चौथी हेडिंग आएगी आपकी करियर समरी की। इसमें याद रखिएगा ये रिवर्स ऑर्डर में होगी, यानी कि अभी जो रिसेंट आपकी जॉब है प्रेजेंट वो आएगी और उसके बाद की पिछली। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो आपकी रिसेंट जॉब होगी ना, उसकी आपने जो जितनी भी ड्यूटीज़ लिखनी है वो ज़्यादा लिखनी है, और जो पिछली जॉब्स हैं उनकी कम लिखनी है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हैं उनका जो फोकस होता है आपकी रिसेंट जॉब के ऊपर होता है। अब वो लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें, तो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो उन्होंने अगर ज़िंदगी में कोई वॉलंटरी रोल्स अदा किए हैं या कोई स्कूल में कोई काम किया है, कॉलेज में, या फिर कोई भी पार्ट टाइम काम किया है या कि वो कोई सपोर्टिव काम किया है, आप वो लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हर किसी ने की भी होती हैं। ठीक है, अब इसमें करियर समरी में क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो कहाँ काम करते हैं उस जगह का नाम लिखना है, डेट्स लिखनी है। ठीक है, कि भाई इस डेट से इस डेट तक, और प्रेजेंट या फिर जो भी है वो आपने डेट्स मेंशन करनी है। दूसरे में उसके बाद सबसे पहले हेडिंग आएगी इसके अंदर आउटलाइन की। आउटलाइन ये होती है कि जिस जॉब के बारे में आप लिख रहे हैं उसको आप 2 या 3 लाइन में उसकी एक आउटलाइन दे दीजिए कि मैं यहाँ पे ये करता हूँ, सिर्फ आउटलाइन। उसके आउटलाइन के बाद आपने तफसीलन तमाम जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो लिखनी है, और उसके बाद आखिरी हेडिंग में आपने अचीवमेंट्स लिखनी है। कोशिश कीजिएगा जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्वांटिफाई करें, यानी कि परसेंटेजेस में लिखें कि हाँ भाई मैंने अगर कोई ग्रोथ की है तो इतनी % ग्रोथ की है, सेल्स की है तो इतनी % मैंने सेल को ग्रो किया है। तो इस तरीके से क्वांटिफाई करने की कोशिश करें। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप उसमें कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करियर समरी का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जो है वो बात आ जाती है आपकी एजुकेशन की। आखिर में आपने एजुकेशन लिखनी है। अगर आप फ्रेश हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लिखें यहाँ पे जो भी आपने की हुई है, और अगर एक्सपीरियंसड है तो आखिर कीजिए 1 या 2 एजुकेशन के बारे में आप वो लिख के उसकी यूनिवर्सिटी का नाम और उसके अलावा डेट और आपकी जो भी डिग्री है वो लिख सकते हैं। आखिर में जो कॉलम आता है वो आता है आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड। ये बड़ा मज़ेदार होता है। इस मज़ेदार के अंदर क्या होता है, मैंने जो देखा है ज़्यादातर लोग मार्केट में क्या करते हैं, लिख देते हैं ईटिंग आउट, वॉचिंग मूवीज़। ओ भाई ये क्या हॉबीज़ हैं यार, ना ये इंटरेस्ट है ना हॉबीज़ हैं। अगर हैं भी तो फिर इनको रेज्यूमे पे नहीं लिखा जाता। रेज्यूमे पे ख़ास तौर पे देखें ये हेडिंग आप उस वक्त डालिएगा जब आपको लगे कि आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो मत डालिएगा। और अगर आपको सपोर्ट करेगी, मिसाल के तौर पे आपने कंटेंट राइटिंग के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी हॉबी है ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। तो इसी तरीके से जो है आप ऐसी हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखें जो आज जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो उसमें आपको सपोर्ट करेगा। तो ये तो मैंने आज आपको बिल्कुल तफसील से बता दिया कि सीवी कैसे लिखनी है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया है और किस तरीके से बनानी है। ठीक है, इसमें कोई आपका सवाल है तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया किस तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है और सैकड़ों जगहों से रिजेक्ट होने के बाद, धक्के खाने के बाद, रगड़े खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया कि सारे दोस्त अपनी रेज्यूमे भेजते थे कि यार मेरी रेज्यूमे चेक कर दो, मैं यहाँ जा रहा हूँ यार, इसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो वो बता दो। लेकिन कोशिश करेगा खुद ही बनाइएगा, किसी से बनवाइएगा नहीं। एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर सेल्स ट्रेनर हैं जिनका बहुत नाम है, वो रेज्यूमे बना के देते हैं बच्चों को सिर्फ 12,000 रुपये में। तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा आप। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लर्न नहीं कर सकते। मेहनत करें, लर्न करें, और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे पूछिए, और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।